अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाय दिस इज मीरू। आज जो हमारा टॉपिक है वो इस टॉपिक का जो टाइटल है मैंने बोर्ड पे लिखा है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पॉलिटिकल साइंस क्लास 9 से टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कैसा था प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा जो कश्मीर की सिचुएशन थी। नंबर टू, अर्स्टवाइल से क्या मुराद है, ये लफ्ज क्यों यूज किया गया है, और इस पे ग्लॉन्सिंग कमीशन जो हम है और एक पार्ट पढ़ेंगे, और एक्स्ट्रा जो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है उस चीज को इंक्लूड करके जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी मेंशन किए हुए हैं, उनको भी थोड़ा सा देखेंगे कि वो फैक्ट्स क्यों इंक्लूड है इसमें, और कितनी पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर के अंदर बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 ए यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्ट ले रही थी और किन्होंने वेकेट किया और कौन सेपरेटिस्ट बने। ठीक है, तो ये सारा जो है इस चैप्टर के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे मैं इस टॉपिक को यहाँ पे हाईलाइट फिर से करूंगा, मैं फिर से बताऊंगा हमारा टॉपिक है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो आज यही टॉपिक जो है हम आगे पढ़ेंगे। नाउ मैंने ये सारी चीजें जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। फर्स्ट वाले का मैंने मतलब फॉर्मर यहाँ पे लिखा है उर्दू में, अगर देखिए पहले मैंने गवर्नमेंट क्या है स्टेट ऑफ कश्मीर जो पोजीशन स्टेटस उसकी क्या हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पहला टॉपिक जो है इलेक्टोरल पॉलिटिकल प्रोसेस यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं। तो उसमें ग्लांसिंग कमीशन रिकमेंडेशन को हम गौर से देखेंगे। नेचर ऑफ द स्टेट 1947 जब इंडिया की आजादी हुई उसमें जो पार्टीशन हुआ था उस पार्टीशन के बाद नेचर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या रहा और क्या था टिल 2019। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा इलेक्टोरल बिहेवियर है, कश्मीर के अंदर इलेक्टोरल बिहेवियर कैसा रहा। लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे, कंक्लूजन में हम क्या पहुंचेंगे, किस नतीजे पे पहुंचेंगे इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करते हुए, वो फिर वहां पे सेटअप जो है अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं इसका चैप्टर का, तो लास्ट में देखेंगे कंक्लूजन क्या होगा। ठीक है, नाउ इस पार्ट को मैं पहले आपको बताऊं, ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है ये आपने चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है लाइक व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, वहां पे आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो है नेचर समझा होगा। उसमें हमने पढ़ा था इंडिया का, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का नेचर और कैसे सिस्टम अडॉप्ट हुआ। हमने इंडिपेंडेंस प्री एंड पोस्ट एरा वहां पे डिस्कस किया। हमने देखा कि अफ्रीका के अंदर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस की गई, फिर पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे स्टार्ट हो गया। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बाकी कुछ कंट्रीज ऐसी है जैसे चाइना वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, और यूएसए एंड इंग्लैंड वहाँ पे टू पार्टी सिस्टम जिसको बाई पार्टी सिस्टम कहते हैं। इंडिया एक वाइल्ड कंट्री है जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं है कि ये एक ही कंट्री है, श्रीलंका में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी, और कुछ कंट्रीज है। ठीक है, तो ये जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है, कम से कम आप उस चीज को ध्यान में रखते हुए उस चैप्टर को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को ध्यान में लाएं, उसके बाद इस चीज को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो यहाँ तक अब हम देखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे कि हमारा जो है चैप्टर कैसे हम इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। सिर्फ क्या करना है, फोकस करना है, थोड़ी सी चीजों को इंटरलेट करना है और चैप्टर इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा आपका। अब हम देखेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, स्टार्ट वहां से करेंगे। तो पहला पॉइंट जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है ये एक लाइफ लाइन है। किस चीज के लिए, क्या आप बता सकते हैं? पॉलिटिकल एक्टिविटीज डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है। सो दैट इज व्हाई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है ये एक्ट करती है एज अ लाइफ लाइन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। स्टेट, ठीक है, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो नेशन हो, ये सारी चीजें जो है
इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बगैर डेमोक्रेसी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ इनकम्प्लीट है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ लाइफलाइन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज, इसको मैं थोड़ा सा काट करता हूँ। मॉडर्न डेमोक्रेसीज डिराइव्ड स्ट्रेंथ, ड्राइव इट्स स्ट्रेंथ, किससे? अपनी स्ट्रेंथ जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की डेमोक्रेसी के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है और ड्राइव करती है वो डेमोक्रेसी इलेक्टोरल पॉलिटिकल प्रोसेस से। साथ साथ इंस्पायरेशन, लोगों की इंस्पायरेशन टुवर्ड्स द पार्टिसिपेशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ दैट कंट्री, दैट स्टेट। तो दैट मींस कहीं ना कहीं मॉडर्न डेमोक्रेसी जितनी मजबूत होगी उसके पीछे वजह होगी उसके इलेक्टोरल पॉलिटिकल सिस्टम का। तो दैट मींस जितना पॉलिटिक्स आपका स्ट्रांग होगा कंट्री उतनी स्ट्रांग होगी। पॉलिटिक्स वीक है, कंट्री खुद ब खुद वीक हो जाएगी, उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स आपके सामने आएंगे। जिस तरह आप देखते हो इस वक्त, आप एनालाइज करें, सिचुएशन देखिए मिडिल ईस्ट की, फ्रंटियर एरियाज, अफगानिस्तान वाले एरियाज, साथ साथ आप अपनी कंट्री को भी देखें कि कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। बट ऐसे लूप होल्स रहते हैं, हम ब्लेम नहीं कर सकते, बट समहाउ पॉइंट ये है अंडरस्टैंड करने का कि मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है उसकी स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर इलेक्टोरल प्रोसेस या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इससे कब वजूद पाया, ये कब वजूद में आया है, कश्मीर के अंदर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कब शुरू हुआ? ठीक है, तो फाउंड इट्स एग्जिस्टेंस प्री 1947 ईयर, यानी कश्मीर के अंदर अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ ये बिफोर 1947 हुआ। तो दैट मींस एक होता है प्री, दूसरा होता है पोस्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, प्री इंडिपेंडेंट एरा। तो दैट मींस कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस बिफोर इंडिपेंडेंस हुआ है। दैट मींस 1947 से पहले ये स्टेट जो है पॉलिटिकली साउंड थी और इसने ऐसा जो है पाथ ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस चुना जो बाकी कंट्रीज ने बाद में फॉलो किया। So that means we were ahead of that in political process. So that was one of the plus point politically. So its existence was found before 1947. कैसे? जो मैंने स्टार्ट में पढ़ाया था with Glancy Commission, with Glancy Commission recommendation। ये ग्लांसी कमीशन रिकमेंडेशन क्या है, इसको अंडरस्टैंड अब करना, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपको सारा जो है चैप्टर का जो क्रक्स है, वो जिस्ट जो है वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ग्लांसी कमीशन जो रिकमेंडेशन है कैसे वजूद में आई, अडॉप्ट कैसे हुआ, किसने इसको जो है प्रोत्साहन किया, प्रॉम्प्ट किया, ठीक है, उस चीज को हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। ये चीज मैं रब करता हूँ, मैं फिर से लिखता हूँ, ठीक है। Okay, now we will see what is Glancy Commission, why it was recommended by the Maharaja. क्यों Glancy Commission की जरूरत पड़ी महाराजा हरि सिंह को? जब 13 जुलाई 1931 में मुस्लिम्स जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उस वक्त थी उसके साथ साथ बहुत सारे मुसलमानों ने एजिटेशन किया। एक्चुअली ये पीरियड था 1846 से 1946 के बीच, ठीक है। ये वो एरा है जब डोगरा शाही जो है उरूज पे थी, डोगरा, ठीक है। अब इसमें जो एक एजिटेशन या वी कैन से मास मोबिलाइजेशन देखी गई, उसमें 13 जुलाई जो है ये आज भी मनाया जाता है मार्टियर्स डे कश्मीर के अंदर। ये वो दिन है दुनिया में आज तक ऐसी तवारीख मुसलमानों में से किसी की नहीं है जहां पे एक अजान को
21 से 22 लोगों ने पूरा किया, यानी एक उठा गोली मारी, दूसरा उठा गोली मारी, अजान 22 लोगों तक शहीद होने के बाद कंप्लीट हो गई। जुमे का दिन था, तो इसीलिए इसको मार्टियर्स ले गए थे। उस दिन क्या था क्या नहीं था वो आप खुद चेक करेंगे, इस बुक में नहीं है क्योंकि चैप्टर जो है लॉन्ग हो जाएगा। तो फिर जब ये इंसिडेंट हो गया, महाराजा गुलाब सिंह ने कमीशन बुलाया। ठीक है, जब उसने कमीशन बुलाया रिपोर्ट देने के लिए कि क्या वजह है ऐसा इंसिडेंट पेश आया, तो मुसलमानों को क्या इशू है, ठीक है। तो उस चीज को जब रिपोर्ट करने के लिए उन्होंने कमीशन बुलाया, उस कमीशन को ग्लांसी कमीशन कहते हैं। अब क्यों इसको ग्लांसी ही नाम रखा गया, एक्चुअली एक फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक आदमी था जो ब्रिटिश इंडिया का था, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया, उसका नाम बीजे ग्लांसी था, बीजे ग्लांसी। उसको कहा गया है कि आप रिपोर्ट पेश करें, आप इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि ये ब्रिटिश इंडिया उस वक्त कॉलोनियल पार्ट था, इंडिया सारा ब्रिटिश के अंदर था, सिर्फ कश्मीर जो है डोगरा के अंदर था। ये एक किस्म का जो इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल चल रहा था क्योंकि सोवियत्स का इन्फ्लुएंस था। नाउ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में से इस बंदे को लाया गया जिसका नाम था बीजे ग्लांसी। तो इसने एक रिपोर्ट सबमिट किया, उसी रिपोर्ट को कहते हैं ग्लांस कमीशन रिकमेंडेशन। उसमें वो सारी चीजें मेंशन की हुई थी, उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, और मुसलमानों का ये जो इशू है कैसे सॉल्व किया जाए। जो आज की नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन दिनों ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, जब ये सेक्युलर बनी इसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया। पहले ये सेक्युलर नहीं थी, ये सिर्फ मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए थी। ऑल इन जम्मू एंड कश्मीर जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी वो ये आज का नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नाउ वी विल सी द ग्लांसी कमीशन इन डिटेल, what it reported and how it started the electoral politics and the process of political structure in Jammu and Kashmir up to 2019. Okay, let's see. अब यहाँ पे हम देखेंगे इसने सबमिट अपना रिपोर्ट कब किया, यानी ग्लांस कमीशन का रिपोर्ट सबमिट कब हुआ, 22 मार्च 1932 में। इसने एक इंस्पिरेशन दी महाराजा गुलाब सिंह को कि वो कश्मीर की जो सिचुएशन है, इसकी जो कंडीशन है, उसको अब एडवांस लेवल पे पहुंचाना चाहते थे, जहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है या जो इनइक्वालिटी इनजस्टिस कहीं ना कहीं हो रही है उस चीज को खत्म करना है। सो व्हाट ही प्रॉम्प्टेड टू अडॉप्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली 1934। 2 साल के बाद महाराजा गुलाब हरि सिंह ने ये डिसीजन ले लिया, पहल की इस चीज के लिए कि हम लेजिस्लेटिव असेंबली को अडॉप्ट करेंगे। तो इस लेजिस्लेटिव असेंबली को अडॉप्ट करने से क्या मसले हल हो जाएंगे। पहली चीज जो है, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो चैप्टर पहला भी था या फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसमें भी पढ़ा है, या हमने यूएसए जब कॉलोनीज आजाद हो गई तो पावर जब स्प्लिट हुआ, जहाँ पे हमने जॉन लॉक, मैकाउली, जॉन जिग्स रूसो की वो जो डॉक्यूमेंट्स थी या हम कह सकते हैं उनकी जो वर्क थी पब्लिश हो गई, उसमें एक चीज लिखी थी कि लेजिस्लेटिव जो है लॉ मेकिंग बॉडी हो, एक एग्जीक्यूटिव जो होगी वो एग्जीक्यूट करेगी यानी पावर को एग्जीक्यूट करेगी, और तीसरा जो हिस्सा या पार्ट होगा पावर का गवर्नमेंट का वो जुडिशरी होगा। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो है ये 3 ऐसे हिस्से होंगे, ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे या ऐसे पिलर्स ऑफ पार्लियामेंट होंगे या गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होंगे जिनका अलग अलग टास्क होगा। इसका काम होगा टू मेक लॉज, एग्जीक्यूट द लॉज एंड सेटल द डिस्प्यूट्स। ओके, नाउ व्हाट ग्लांसी कमीशन प्रॉम्प्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली को अडॉप्ट किया जाए। तो कश्मीर जो है 1934 में अडॉप्ट करता है एक लेजिस्लेटिव असेंबली जिसके मेंबर्स जो है स्ट्रेंथ ऑफ दैट लेजिस्लेटिव असेंबली, एलए शॉर्ट में लिखा हो उसको कंफ्यूज नहीं होना, 75 मेंबर्स। ठीक है, कितने मेंबर्स होंगे, 75 मेंबर्स। अब हम एक एक करके 75 मेंबर्स को भी देखेंगे, किसको कैसी रिजर्वेशन मिली और किस तरीके से उन्होंने फिर अपने आप को रिप्रेजेंट किया पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, लेट्स स्टार्ट।
next part of this Glancy Commission. अब हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई। इसकी कितनी स्ट्रॉन्ग टोटल सीट्स जो है वो 75 सीट्स है। इन 75 सीट्स में अगर हम एक एक करके देखेंगे, पहला जो पार्ट हम देखेंगे, पहली जो इलेक्टेड मेंबर्स की बॉडी होगी वो 33 की होगी। ठीक है, ये फर्स्ट एवर लेजिस्लेटिव असेंबली है पूरे इस ब्रिटिश इंडिया के जो फ्रंटियर एरियाज में पहली ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबली है जो अडॉप्ट की गई, जिसकी 75 सीट्स जो है टोटल स्ट्रेंथ है। उसमें से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो 33 होंगे, सॉरी। तो इस 33 के अलावा और कौन-कौन से ग्रुप्स थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, ओवरऑल लास्ट में कैलकुलेट करेंगे कितनी 75 सीट्स ओवरऑल जब टोटल हम करेंगे उनमें 6 कितने मुस्लिम्स, कितने हिंदूज, कितने रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो नॉमिनेटेड, जिनको हम कहते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, वो कितने थे। ठीक है, लेट्स सी। तो 33 जो है इलेक्टेड मेंबर्स थे, इनको हम लिखेंगे इलेक्टेड मेंबर्स। इसमें से 21 सीट्स किसको रिजर्व रखी गई, यहां पे 21 सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, मुसलमानों के लिए 21 सीटें रिजर्व रखी गई। नेक्स्ट इज 10 सीट्स रिजर्व्ड फॉर हिंदूज एज पर पॉपुलेशन। ओके, इस चीज को कंफ्यूज नहीं होना, मुसलमानों को फिर से मेजॉरिटी क्यों मिली उस वक्त भी, डोगरा शाही के दौर में भी। एक्चुअली एक ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जिसमें मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है ज्यादा थी, मेजॉरिटी। आज 10 सीट्स फॉर हिंदू, 2 सीट्स जो है 6 के लिए, सॉरी, रिजर्व फॉर सिख कम्युनिटी। अब हिंदूज में पंडित्स भी आएंगे, ये कंफ्यूजन कहीं किसी को होगा, तो हिंदूज में कौन आएंगे, पंडित्स भी आएंगे, जम्मू के भी और कश्मीर में भी। ठीक है, नेक्स्ट इज 30 सीट्स इनको रिजर्व रखा गया है। किसके लिए रिजर्व रखा गया? ओके, आई विल टेल। स्पेशल नॉमिनेशन ऑफ महाराजा। जो स्टेट का महाराजा था, रूलर था या बादशाह था, जो भी कहो, ऑल्दो वर्ड महाराजा ही यूज करते हैं, उसने 30 सीट जो है फॉर स्पेशल नॉमिनेशन के लिए रिजर्व रखी थी। उसके अलावा उसमें 12 जो थे, 12 सीट्स ये रिजर्व थी इनके लिए, ब्यूरोक्रेट्स के। ठीक है, अब ये ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? जिस तरह आज ब्यूरोक्रेसी में जो एग्जामिनेशंस होते हैं, आईपीएस, आईएफएस, आईएएस, कश्मीर में केएएस होता है। ठीक है, तो ये सीट्स जो है उस वक्त रिजर्व रखी गई स्टेट की ब्यूरोक्रेसी ऑफिशियल मेंबर्स के लिए भी। उनमें से कुछ सीट्स की टोटल कितनी थी, सॉरी वो है ऑफिशियल मेंबर्स, एक ब्यूरोक्रेट्स, दूसरे ऑफिशियल मेंबर्स, कितनी सीटें? 12 सीटें। अब इस सब को आप कैलकुलेट करें, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 33 प्लस 21 इज 54, 54 प्लस 10 इज 64, 65, 66, वेट, 21 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 30 प्लस 12, 1 plus 2, 3 plus 2, 5. 2 plus 1, 3, 3 plus 3, 6 plus 1 is 7. That is 75. Overall is 75 strength. Okay, now it is clear. Actually, it was the total reservation out of 33. I was adding the 33. Sorry for that. Actual figure is this: 21 plus 10. Actually, plus 2 is 33. It is sum total of the reservation out of 33 seats. 21 for Muslims, 10 for Hindus, 2 for Sikhs.
it is 33 plus 13 63, 63 plus 12 is 75. Okay, now it is the Glancy Commission's report. After the report, when it was adopted, Legislative Assembly in Kashmir in 1934 was introduced by Maharaja, whose struggle was 75. Out of 75, 33 were distributed for the different communities like Muslims, Hindus, and Sikhs. And out of this 75, another 36 were reserved for the special nomination of members by Maharaja himself. Okay, that is, it is figure becomes quite clear. The 30 members were nominated himself by the Maharaja, and out of which the remaining 12 were kept reserved for the bureaucrats and the official members of the assembly, state legislative assembly of Jammu and Kashmir. It is the overall report of the Glancy Commission. Next topic is enfranchise. Enfranchise means universal adult franchise. We know universal adult franchise means the right to vote. Same enfranchise in the Glancy Commission means right to vote. This right to vote was given particularly as it was followed in the French Revolution. The upper two classes were eligible to cast vote, and those whose income is equal or the taxpayers are having the amount of tax equal to the 3 days wages. Okay, it is the same but in different manner. It was followed. Who were included in the enfranchised list? Let's see what are the people or what are the sections of the society that were included in the right to vote list. Let's see. Now let us see the right to vote was given to the village headman, district headman, those who ruled the villages and district headman. Like उस वक्त जो है हम कह सकते हैं अभी भी है फलंगाना शो मकदम, तो मकदम पुलिस या हेडमैन जिनको कहते थे विलेज हेडमैन, उनको राइट टू वोट था। एक दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट हेडमैन होते थे जिला परिषद वाले, जो आज के दौर में कहलाते हैं प्रीस्ट्स, जो मैनेजर्स ऑफ रिलीजियस प्रॉपर्टी, स्पेशली हिंदूज में प्रीस्ट्स होते हैं, उनको था। टाइटल होल्डर्स, इनको भी राइट टू वोट था। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, उनको भी राइट टू वोट था। इनमें जो हकीम सारे आते हैं, ठीक है, या मेडिसिन बनाने वाले, उन सबको। पेंशनर्स, जिनको पेंशन यानी रिटायर्ड जो होते थे पेंशनर्स, उनको भी, या वेटेरियन ब्यूरोक्रेट्स जो थे, उनको भी राइट टू वोट था। उसके अलावा एक प्लस पॉइंट था कश्मीर के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, वो मैं बहुत इससे मुतासिर हो गया कि उस वक्त ऐसा जो है पॉलिटिकल नेचर कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली का था कि क्वालिफाइड लोग जो है, स्पेशली मिडिल क्लास जिन्होंने किया होगा, उनको राइट टू वोट था। मिडिल क्लास पता है किसे कहते हैं? मिडिल क्लास 8th क्लास को कहते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम 8th क्लास होनी चाहिए, उनको राइट टू वोट था। उसमें वुमेन जनरली एक्सक्लूड थी, मगर क्वालिफिकेशन में औरत आती थी। एक्सेप्शन ये था कि अगर औरत क्वालिफाइड है देन शी हैज राइट टू वोट, इफ शी इज अमंग देम then she has also the right to vote, but generally women were excluded except in these cases. Okay, this was all about today's this topic, the electoral politics of erstwhile state of Jammu and Kashmir. Let's see in the next part. Although I have uploaded last year the part 2, I will give the link of that part 2 in the description. Plus, if it is possible for me to upload the Glancy Commission reports PDF, I will also provide it in the description. So stay safe, stay healthy, share and subscribe if you like the video. Allah Hafiz, Assalamu alaikum.